हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, फिजिक्स वाले पार्ट को। तो यह क्वेश्चन पे फिजिक्स का पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 वाले क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में 2 पार्ट था 2017 में। उसके बाद 18 और 19 में जब हुआ तब फिजिक्स एक जनरल पेपर और एक सब्जेक्ट का पेपर, बस 2 ही होता था। ठीक है, लेकिन 2017 में 2 पेपर था फिजिक्स का ही। तो ये हम लोग पहले पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 2। ठीक है, उसके बाद पेपर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसके उदाहरण के तौर पर विचार किया जाता है। धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनको इनमें से किस सांख्यिकी के अंतर्गत है ना डिस्कस किया जाता है, उसको किस सांख्यिकी के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, या फिर इनमें से सभी के अंतर्गत है ना आते हैं। ठीक है, तो जो धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, हम जानते हैं फर्मी पार्टिकल उन पार्टिकल को बोलते हैं जिनका जो स्पिन होता है हाफ इंटीजर स्पिन होता है, 1/2, 3/2 है ना, 5/2, इस प्रकार से हाफ या सॉरी हाफ नहीं, मतलब विषम संख्या का हाफ इंटीजर स्पिन होता है। ठीक है, ऑड हाफ इंटीजर स्पिन बोल सकते हैं हम, ऑड है ना, विषम ऑड हाफ इंटीजर स्पिन। ठीक है, तो ऑड हाफ इंटीजर स्पिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8085 में प्रोग्राम काउंटर पीसी है ना, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टरों का उपयोग होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें जो प्रोग्राम काउंटर नामक रजिस्टर होता है उसका उपयोग किस काम के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं है ना, TOS यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक के एड्रेस के स्टोरिंग के लिए, या फिर निर्देशों के स्टोरिंग के लिए, या फिर प्रोग्राम के अगले निर्देश को पता को स्टोर करने के लिए, है ना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, है ना, स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम में, है ना। प्रोग्राम काउंटर नाम से स्पष्ट है, प्रोग्राम में जो अगला इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है ना। जो अगला अगला होने वाला है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम जिसको हमको रन करना है ना, उन सभी प्रोग्राम के एड्रेस को है ना स्टोर करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रोग्राम के अगले निर्देश के पता को यानी उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम काउंटर का उपयोग किया जाता है ना, स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर 8085 निर्देश वर्ग का प्रकार नहीं है, मतलब इंस्ट्रक्शन का जो है प्रकार नहीं, इंस्ट्रक्शंस कैटेगरी का प्रकार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स 8085। 8085 जो इंटेल का होता है ना, पहले ये सबसे शुरू बना था उस समय, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन कैटेगरी होता है, तो इनमें से कौन सा जो है इंस्ट्रक्शन कैटेगरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, या अरिथमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप, या ब्रांचिंग ग्रुप, या फिर कैश मेमोरी ट्रांसफर ग्रुप। तो इनमें से कौन सा जो है ना इंस्ट्रक्शन का कैटेगरी नहीं है, इंस्ट्रक्शन कैटेगरी नहीं है। तो डाटा ट्रांसफर ग्रुप तो होता ही है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ग्रुप भी होता है और ब्रांचिंग ग्रुप भी होता है, लेकिन कैश मेमोरी ट्रांसफर ग्रुप नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रकार नहीं है पूछ रहा है ना, इनमें से कौन सा जो है निर्देश वर्ग का प्रकार नहीं है, तो कैश मेमोरी ट्रांसफर ग्रुप जो है इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर बनाया जाता है। जो शिफ्ट रजिस्टर है
उसको किससे बनाया जाता है, इनमें से किसमें से प्रयोग करके, है ना, डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर को इनमें से किसमें से बनाया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, डायनेमिक फ्लिप फ्लॉप से, या मॉस, है ना, मॉस इन्वर्टर से, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या फिर मॉस नैंड गेट से, या फिर सी मॉस इन्वर्टर से, है ना। सी मॉस एन मॉस दो टाइप का होता है ना, तो आप जानते हैं ये जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं सी मॉस या एन मॉस से ही बनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इन्हीं का उपयोग करके बनाया जाता है, सी मॉस या फिर एन मॉस से उपयोग करके, ठीक है। तो सी मॉस का उपयोग करके ज़्यादा बनाया जाता है डायनेमिक टाइप के जो भी रजिस्टर बनाते हैं उनको, ठीक है। ये स्पीड ज़्यादा देता है, ठीक है। तो जो है सी मॉस रजिस्टर का उपयोग करके बनाया जाता है डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर को। किसका उपयोग करके बनाया जाता है, सी मॉस रजिस्टर्स का, या फिर सी मॉस इन्वर्टर से बनाया जाता है डायनेमिक शिफ्ट रजिस्टर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, सी मॉस के उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल रजिस्टर है ना, इनमें से कौन सा जो है यूनिवर्सल रजिस्टर होगा, ठीक है। इनमें से कैसा काम करने वाला रजिस्टर जो है यूनिवर्सल रजिस्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। किस प्रकार के रजिस्टर को हम यूनिवर्सल रजिस्टर बोलेंगे, है ना। जो यूनिवर्सल रजिस्टर होता है वह क्या क्या काम करता है उसी को पूछ रहे हैं। तो एक्सेप्ट इन सीरियल इनपुट्स, है ना, सीरियली इनपुट को ऐसे, सीरियली इनपुट जो रहते हैं उनको एक्सेप्ट करता है, तो हाँ करता है, ठीक है। तो ये तो सही है। जो समांतर इनपुट को भी लेता है, हाँ ऐसे भी ले सकता है ना। यूनिवर्सल रजिस्टर मतलब सीरियली इनपुट दो, है ना, पैरेलली इनपुट दो, सीरियल आउटपुट निकालो या पैरेलल आउटपुट निकालो, सबको जो है एक्सेप्ट करे, उसी को यूनिवर्सल रजिस्टर बोलेंगे ना, है ना। जैसे इसका 4 प्रकार का होता है, सीसो, सीपो, है ना, पीसो और पीपो, है ना। सीसो, सीरियल इन और सीरियल आउट, ऐसा रजिस्टर जो सीरियली इन करे डेटा को और उसको प्रोसेस करके उसके डेटा को सीरियली यानी ऐसे क्रम से, लाइन से आउट करे, ऐसे सीरियल वाइज, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सीसो। फिर एक इसके बाद होता है पीसो, है ना, पैरेलल इनपुट डालें, है ना, पैरेलल मतलब ऐसे 4 ठो इनपुट एक साथ डालें, लेकिन इनको प्रोसेस करके निकालने के बाद जो है ऐसे लाइन में ही निकाले, है ना। तो इसको बोलेंगे पैरेलल इन सीरियल आउट। उसके बाद होता है सीपो, सीरियल इन लेकिन पैरेलल आउट, है ना। सीरियली इन करें हम इस प्रकार से लाइन में दें, है ना, सीरियली इन करें, लेकिन उसका जो पैरेलल आउटपुट है ऐसा 4 ठो 5 ठो ऐसा जितना भी उसका है ना आउटपुट उसका सोर्स रहेगा उसी में आउटपुट निकलेगा, ठीक है, पैरेलल। और एक लास्ट होता है, कौन सा होता है, पीपो, है ना, मतलब पैरेलल इन और पैरेलल आउट, है ना, पीपो। पैरेलल पैरेलल जो है ऐसा इनपुट डालेंगे और उसका लास्ट में 4 ठो या 5 ठो जितना भी रहेगा पैरेलल आउटपुट निकलेगा। तो 4 प्रकार के रहते हैं और इन सभी के जैसा बिहेव करने वाले रजिस्टर को यूनिवर्सल बोलेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल रजिस्टर ऐसा है जो सीरियल इनपुट लेता है, सब पैरेलल इनपुट लेता है और सीरियल और पैरेलल आउटपुट भी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ये जो ऊपर में तीनों जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इन सभी को फॉलो करने वाले रजिस्टर को बोलेंगे हम यूनिवर्सल रजिस्टर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डेकेड काउंटर के लिए आवश्यक फ्लिप फ्लॉप का संख्या कितना होगा, ठीक है। डेकेड काउंटर मतलब 10 तक जो काउंट कर पाए, है ना, 10 तक जो काउंट कर पाए उस प्रकार के काउंटर के लिए, है ना, जो है कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, ठीक है। 10 तक जैसे काउंट करने के लिए, है ना, डेकेड मतलब 10 वाले 10 के क्रम में, है ना, काउंट करने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप का नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, है ना। 10 तक आउटपुट निकालने के लिए, 10 तक काउंट करने के लिए या आउटपुट, है ना, 10 तक आउटपुट देने के लिए कैसे कितने प्रकार कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत होगी। तो देखिए 2 फ्लिप फ्लॉप मान लो लगाते हैं, है ना। 2 फ्लिप फ्लॉप है मतलब जहाँ से सिर्फ 2 आउटपुट निकले, है ना। 2 फ्लिप फ्लॉप है, एक फ्लिप फ्लॉप एक आउटपुट देगा तो 2 फ्लिप फ्लॉप 2 आउटपुट। तो इसमें कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, एक तो 0,
उसके बाद 1, उसके बाद 2, है ना, और मैक्सिमम 3। ठीक है, यहाँ तक काउंट कर सकते हैं, उसके बाद आगे नहीं जा सकते। 4, 5, 6, 7 इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप में दो ही आउटपुट तो निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगाएं, तो जैसे 0, है ना, 0 0, ठीक है, 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, उसके बाद 1 0 0। अब ये चलते जाएगा 1 0 1, फिर 1 1 0 और 1 1 1। तो यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही काउंट कर पाएगा। ठीक है, 7 के आगे नहीं जा पाएगा अगर हम 3 ठो फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं तो। अब इसके लिए चौथा देखते हैं, तो चौथा डालेंगे तो यहाँ पर ये 1 0 0, है ना, मतलब ये 8 नंबर है। उसके बाद 1 0, है ना, 0 1, ये 9 नंबर है। ठीक है, उसके बाद 1 0 1 0, ये 10 नंबर है ना, और इससे भी आगे जाएगा 15 तक जाएगा, 1 1 1 1 तक, है ना, जो कि 15 तक है। तो इसका कहने का मतलब है कि 10 तक काउंट करने के लिए हमको 4 ठो फ्लिप फ्लॉप का जरूरत पड़ेगा। 10 तक मतलब 10 तक, जो डेकेड काउंटर 10 तक काउंट करे, तो उसके लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? 4 ठो फ्लिप फ्लॉप की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है? 4 ठो फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl के वाइब्रेशनल कांस्टेंट, है ना, HCl का जो वाइब्रेशनल कांस्टेंट है, स्थिरांक दिया हुआ है ओमेगा 0 तथा ओमेगा 0 x 0। दो वाइब्रेशनल जो कांस्टेंट है, जो वाइब्रेशनल, है ना, स्टेट है दो अलग अलग। तो एक का है ओमेगा 0, एक है ओमेगा 0 x 0, है ना। वाइब्रेशनल कांस्टेंट ओमेगा 0 एंड ओमेगा 0 x 0 ऑफ HCl, है ना, ये कितने कितने में है? पहला जो कांस्टेंट है 2937.5 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, यहाँ पर है। दूसरा वाला है 51.6 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो दो वाइब्रेशनल कांस्टेंट हैं, वाइब्रेशनल स्टेट हैं बोल सकते हैं, ओमेगा 0 और ओमेगा 0 x 0। तो पहला का है 2937.5 सेंटीमीटर इनवर्स और दूसरा है 51.6 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो जो रमन स्टोक लाइन है वह किस लाइन, मतलब किस, इनमें से कौन से जगह पर देखी जाएगी, है ना, कितने सेंटीमीटर में उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स है ना एक्चुअली। ठीक है, तो जो रमन स्टोक लाइन है, रमन स्टोक लाइन है, रमन जैसे हम HCl जो वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल है, इसका हम रमन स्पेक्ट्रा लें, है ना, तो इसमें हमको 3 प्रकार की लाइन मिलती है, हम जानते हैं। स्टोक लाइन, फिर उसके बाद रेले लाइन, है ना, और एंटी स्टोक लाइन, 3 ठो लाइन मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि रमन स्टोक लाइन जो है कितने में मिलेगी। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका अंतर लेंगे, है ना। 2900, ठीक है, 37.5 माइनस करेंगे 51.6, है ना। ये जो है जो भी इसका आंसर आएगा उसी जगह पर हमको स्टोक लाइन मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 15, ये 9 हो जाएगा, 9, ठीक है, 9, और ये 37, तो ये 6, ये 5 हो जाएगा पॉइंट यहाँ, और यहाँ 9, और यहाँ 2, 2 9, तो 1 मिनट, 8 होगा ये, 8, ठीक है। यहाँ 13 और माइनस करेंगे 5, तो यहाँ आएगा 8, और उसके बाद ये भी 8 हो जाएगा, और ये 2, 2885.9, 2885.9 किस में है? बी नंबर, 2885.9। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ गलत टिक किया हुआ है, ये सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। 2885.9 सेंटीमीटर इनवर्स में हमको मिलेगा रमन स्टोक लाइन। ठीक है, स्टोक लाइन किस जगह पर मिलेगा? तो 2885.9 सेंटीमीटर इनवर्स पर, है ना, ये वेव नंबर है। ठीक है, तो इस जगह पर हमको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परमाणविक अवस्था 2p3/2
के लिए, है ना, लैंडेस जी फैक्टर, ये हाँ कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये लैंडेस जी फैक्टर है, LAN, नहीं बन पा रहा है, एक मिनट, LANDES, लैंडेस जी फैक्टर, ये आप सभी परिचित होंगे इससे। लैंडेस जी फैक्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आता है, ठीक है। लैंडेस जी फैक्टर जब हम ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन देखते हैं किसी एटम के चारों ओर किसी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस में भी हम देखते हैं। न्यूक्लियर जो तत्व होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये जब मोशन करते हैं तो उसका आता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो उसी से रिलेटेड है लैंडेस जी फैक्टर। तो इसको हमको ज्ञात करना है, किसके लिए, तो यहाँ पर उसका स्टेट दिया हुआ है, एटॉमिक स्टेट 2p3/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, जे का वैल्यू है 3/2, यहाँ जे का वैल्यू, और एस का वैल्यू है, एस का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, 2s+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी होता है उसी का वैल्यू होता है, 2s+1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमको एस का वैल्यू मिल जाएगा 1/2, ठीक है। जे का वैल्यू मिल गया 3/2, एस का वैल्यू मिल गया 1/2, और पी है तो इसका मतलब क्या होगा, पी है तो एल का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि एस का वैल्यू 0 होता है, पी का वैल्यू 1 होता है, डी का वैल्यू 2 होता है एल के लिए ना, ठीक है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाता है। अगर एस है तो एल का वैल्यू 0, पी है तो एल का वैल्यू 1, है ना, डी है तो एल का वैल्यू 2, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। हमारे पास ये तीनों नंबर आ गए, ठीक है। टोटल क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एस, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल। तो सभी का वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो सबको ऐड करते हैं, मतलब फार्मूला में रखते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो लैंडेस जी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस जे इंटू J+1 प्लस, है ना, एस एस इंटू S+1 माइनस एल इंटू L+1, ठीक है, ये हो गया, अपॉन में 2s इंटू S+1, 2s इंटू S+1, इतना होता है। सभी का वैल्यू पुटअप करना है, जे एस एल सबका, और उसको कैलकुलेट करके हमको ले आना है आंसर, ठीक है। तो ये बकरी चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें 1 प्लस जे इंटू J+1 प्लस एस इंटू S+1 माइनस एल इंटू L+1, ठीक है, इसमें हमको रखेंगे। तो जे का वैल्यू अभी हमने देखा था 3/2, ठीक है, एल का वैल्यू देखा था 1, और एस का वैल्यू देखा था 1/2। सभी को पुटअप कीजिए, जे, है ना, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं रख करके बता रहा हूँ, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और पूरा कैलकुलेट करके मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 1, और इधर जो भी था उसका 1/3, ठीक है। इसको करेंगे 4/3, ठीक है। ये होगा लैंडेस जी फैक्टर का वैल्यू, कितना, 4/3, ठीक है। लैंडेस जी फैक्टर का वैल्यू कितना आया, तो 4/3, किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, है ना, 4/3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हमने लैंडेस जी फैक्टर किसी एटॉमिक स्टेट जो कि 3/2 है उसके लिए निकाला, कैलकुलेट किया, तो उसका वैल्यू आया 4/3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।